वीडियो लगाया होगा तो वो आपने देख ही लिया होगा। वो वीडियो लगाने के पीछे का जो मोटिव था वो था सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना अपने गोल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे एक ट्राइब को लेकर। और आपको पता ही है कि ट्राइब यूपीएससी या यूपीपीएससी और भी बाकी अदर एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है। तो इस तरह से तो आज हम बात करने वाले हैं कोया ट्राइब की। तो कोया ट्राइब जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, तो वो किस स्टेट से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी बोथ ऑफ देम एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ ऑफ देम। कोया ट्राइब है क्या वो तो हमको जानना ही है, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो कोया ट्राइब ने एक कदम उठाया है जिसमें वो इंडियन बाइसन को संरक्षित करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा हिल रेंज में रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने एक कदम उठाया है कि जो इंडियन बाइसन हो उसको वे संरक्षित करेंगे, कंजर्व करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है, पहले वो उनके सींग से कुछ मटेरियल्स बनाते थे, लाइक आपका हो गया ट्रेडिशनल फ्लूट या परमाकोर, लेकिन अब उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया और अब वो इको फ्रेंडली पाम लीफ से अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम इनकी तरफ से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं कोया जनजाति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। कोया ट्राइब एक आदिवासी ट्राइब है जो कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसको शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट किया गया है। और ये कम्युनिटी तेलुगु बोलती है, जिसकी वजह से ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। व्यास खुद को जो पुकारते हैं वो बुलाते हैं दोराला सत्तम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ग्रुप या पुत्ता दोरा यानी ओरिजिनल लॉर्ड। उसी के साथ ही साथ वो अपनी बोली में खुद को कोयतुल बुलाते हैं, जिस तरह से गौंड अपने आप को पुकारते हैं। तो कोया ट्राइब रहने के लिए क्या करता है, उनकी लाइवलीहुड कैसे चलती है? तो जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर गोदावरी और साबरी रिवर होकर बहती है, जो कि उनकी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मेनली जो ये हैं तो ये एक कल्टिवेटर्स है यानी कृषक हैं। और ये ज़्यादा क्या उगाते हैं, ये जो उगाते हैं वो होता है ज्वार, रागी, बाजरा और दूसरे अलग मिलेट्स। अब बात आती है इनकी लैंग्वेज क्या है। तो ज़्यादातर जो कोया पीपल हैं तो वो अपनी बोली भूल चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने तेलुगु को एडॉप्ट कर लिया है और तेलुगु को उन्होंने अपनी मदर टंग के रूप में एडॉप्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पर जो कोया ट्राइब है वो अपनी बोली बोलती है। उनकी बोली कौन सी, कोया ही। उनका रिलीजन क्या है और फेस्टिवल क्या है, तो लॉर्ड भीम, कोरा रजुलू, ममिली और पोटाराजू ये उनके इम्पॉर्टेंस डेटीज़ हैं यानी देवी देवता हैं। और इनके जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो है विज्जी पंडुम जो कि सीड चार्मिंग फेस्टिवल है, उसी के साथ कोंडाला कोलुपू जो कि हिल डेटीज़ के लिए मनाया जाता है। जो यास एक कलरफुल डांस भी परफॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है परमा कोक अता पीसन हॉर्न डांस। कब होता है, जब वहाँ उनका कोई त्यौहार होता है या वहाँ पर शादी ब्याह होता है, उसमें वो इस तरह का डांस परफॉर्म करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज ऑफ 2023। तो ये जो आपका टर्म है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी झारखंड। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1969 में लाइट में आया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेट को पहचाना जहां पर दूसरे स्टेट की अपेक्षा इसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ था तो उसमें हिली टेरेंस, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और जो साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। अगर देखा जाए स्टार्टिंग में यानी इनिशियली 1969 में जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। अगर करंटली देखा जाए तो 11 और ऐसे स्टेट है जिनको ये स्टेटस दिया गया है, जिसमें आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना एंड उत्तराखंड।
और इससे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हो जाते हैं और शायद उसी तरह बने जिस तरह से मैंने आपसे पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इंडियन मैप ले लेना है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का की आपको हेडिंग डाल के जितने भी स्टेट हैं और अविकसित क्षेत्र ऐसे तो उसमें ज़्यादा हमको फाइनेंस चाहिए था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM इज़ अ पॉलिसी ऑफ, तो ये किसकी पॉलिसी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वर्ल्ड बैंक, बी यूरोपियन यूनियन, सी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड डी यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यूरोपियन यूनियन। तो उसने ऐसा क्यों किया ये भी हम देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जिसको उन्होंने नाम दिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM। इसका जो उद्देश्य था वो था जो इम्पोर्टेड गुड है, यानी जो दूसरे देश से इनके देश में गुड्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके कार्बन एमिशन को लेकर इनका मसला था। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक आपका आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, ये सब जो है इनको बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाती है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा कि जो कंपनी है जो इस तरह के गुड को इंपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन में, तो उनको एक कार्बन सर्टिफिकेट बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जो वहाँ पे पॉल्यूटिंग एमिशंस होता है उसके लिए। नेक्स्ट है अंगद वीर सिंह बाजवा और गनेमत सेखू। ये जो रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए शूटिंग, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल एंड डी चेस। तो इसमें आप जो पिक देख रहे हैं तो आपके ये पहले अंगद वीर सिंह बाजवा और ये सेकंड है आपकी गनेमत सेखू। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए शूटिंग। तो ये दोनों शूटिंग स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। अंगद वीर सिंह बाजवा और गनेमत सेखू इन्होंने मिक्स्ड हीट गोल्ड जीता है पंजाब के लिए, किसमें? जो 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें। अगर विमेन में देखा जाए तो विमेन की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट था, एशियन गेम्स चैंपियन स्विफ्ट कौर समरा ने ओलंपियन चैंपियन जो अंजुम मोडगिल थी उनको 1.9 से हराया था, गोल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 280 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द मॉडलिटीज फॉर सेटिंग अप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 280 आर्टिकल का क्लॉज 1 है तो उसमें किस इंस्टीट्यूशन के काम के या तौर तरीके के बारे में बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इलेक्शन कमीशन, बी फाइनेंस कमीशन, सी प्लानिंग कमीशन एंड डी नीति आयोग। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी फाइनेंस कमीशन। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर की गई उसमें उन्होंने अप्रूव कर दिया जो 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स थी उसको। और ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है तो गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस के बाद इसका जो पीरियड होगा 5 साल का होगा और वो कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से। और आर्टिकल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 280 क्लॉज 1 है वो बताता है फाइनेंस कमीशन को किस तरह से काम करना है, उसको उसके क्या तौर तरीके होंगे वो चीज़। और जो 15 का फाइनेंस कमीशन है तो वो 2017 में बनी थी और इसकी रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक वैलिड रहेगी और 1 अप्रैल 2026 से 16th फाइनेंस कमीशन शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो आज ही के वीडियो से आपका क्वेश्चन निकल के आता है यूरोपियन यूनियन। आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज़ है और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको वर्ल्ड मैप में जाके उन सबको देखना है और उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा। और इससे पता चलता है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, आप अपने एम को अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।